नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 1 में जो आपका पीआरटी की परीक्षा हुई थी, उसको लेकर के सॉल्यूशन हम जो मेल शिफ्ट हुई थी उसका ऑलरेडी करा चुके हैं। मैथ साइंस भी करा चुके हैं और जीके जीएस वाला भी करा चुके हैं। यदि नहीं देखा हो जीके जीएस वाला लास्ट वाला वीडियो तो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। आज हम देखेंगे शिफ्ट 2 हुई थी, जो कि फीमेल शिफ्ट हुई थी। 24 तारीख को ही पेपर हुआ था। फेज 1 में पेपर हुआ था, 1 to 5 का पेपर हुआ था। इसका मैथ का पोर्शन और साथ ही साथ रीजनिंग का पोर्शन। स्टार्ट करते हैं मैथ के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न आपका 3/4 की पावर -6 गुणे 4/3 की पावर -8 बराबर 3/4 की पावर n। तो ये दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ n इज, ये आपसे पूछा गया है कि n का मान क्या होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। यदि ये आपका इसके बराबर है तो n की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर अगर आप देखेंगे करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपने देखा कि यहाँ पर 4/3 लिखा हुआ था, इसको 3/4 बना लिया गया है क्योंकि 3/4 इधर भी था। और आपको पता है कि जब आपका जो अंश हर बदलते हैं तो आपका जो घातांक में मान माइनस में होगा तो वो प्लस में बदल जाता है। तो सेम यहाँ पर चीज ये हुई है कि -8 था, ये +8 हो गया। आगे 3/4 यहाँ भी है, 3/4 यहाँ भी है। आधार जब समान होते हैं तो घातांक आपकी जुड़ जाती है। तो -6 और 8 आपके जुड़ जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। 3/4 की पावर n ऑलरेडी ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर 3/4 फिर से आधार बराबर हो गए। अब ये वाला जब आधार बराबर हो गया, बीच में बराबर लगा है, इस कंडीशन में ये जो घातांक की वैल्यू है आपस में बराबर हो जाएंगी। n की वैल्यू -6 + 8 के बराबर हो जाएगा। तो n की वैल्यू अगर इसके बराबर है, यहाँ 8 की वैल्यू प्लस की है, यहाँ -6 है, तो 8 में से 6 आप घटाएंगे तो 2 बचेगा। प्लस की वैल्यू n की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। 4 की घात -1 प्लस 8 की घात -1 डिवाइडेड 1/3/2 की घात -2। आपसे पूछा गया इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन वगैरह यहाँ दे रखे हैं। अब एक एक ऑप्शन हम आपको दिखाएं और फिर कहें ये क्वेश्चन, तो कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, क्वेश्चन में बटे में फॉर्म में था ना। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही आपका एक प्रश्न दे रखा था। अब इसको सॉल्व आप करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 की घात -1 है। अभी ऊपर हम देख के आए कि अगर बटे मिल जाते हैं तो माइनस की जो पावर होती है प्लस में हो जाती है। यानी कि इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। और 1/4 की पावर अगर +1 है, +1 का मतलब 1/4 ही रहेगा। सेम चीज यहाँ पर भी 8 की पावर -1, 1/8 प्लस, और यहाँ डिवाइडेड है। अब यहाँ पर प्लस की वैल्यू दे रखी थी। सेम यहाँ पर भी काम किया गया है कि नहीं किया गया है, तो आप कहेंगे प्रश्न में डिवाइडेड ही दे रखा था। यहाँ पर देखेंगे डिवाइडेड ही दे रखा है, और यहाँ पर इन्होंने जो सॉल्यूशन लिखा है वहां पर ये प्लस कर दिया है, तो ये प्लस नहीं है, ये डिवाइडेड ही है। ठीक, तो डिवाइडेड यहाँ भी है, बाकी वैल्यू ऐसे रखी गई है। अब यहाँ पर 1/4 प्लस 1/8 डिवाइडेड करके जो वैल्यू दे रखी है 1/3/2 की पावर -2, यहाँ पर पावर क्या है, -2 है। तो फिर वही काम करेंगे हम, 2/3 कर लेंगे और घातांक में आपका 2 बचेगा, यानी माइनस हट जाएगा वहां से। अब ये जो आपका 2/3 यहाँ से आएगा, ये आपका ऊपर 1 बटे फॉर्म में है, 1 बटे फिर 2/3 इस तरीके से है, यानी ऊपर जाकर के ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये ऊपर जब वैल्यू चली जाएगी 3/2 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 बटे में आ जाएगा और घातांक में 2 रहेगा। इसको मैं लिख देता हूँ, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, हो सकता ना आपको समझ में आए। 1/2/3 हो गया। अब इसको जब आप और आगे ये पावर में आपका भी 2 है, क्योंकि अब ये माइनस का था प्लस का हो चुका है, डिवाइडेड अभी भी है। अब जब इस अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो आपका 3/2 आएगा और घातांक में आपका ये जो 2 था ये आएगा, इतना वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखिए डिवाइडेड है, फिर से आप डिवाइडेड को मल्टीप्लाइड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाइड में इस डिवाइडेड को लिखेंगे तो वापस से पलट जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा और घातांक में आपका 2 ही रहेगा। 2 की घात करेंगे तो 4 आएगा, 3 की घात करेंगे तो 9 आएगा, और मल्टीप्लाई में 4/9 आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे बाकी वैल्यू, बाकी वैल्यू 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 4 दूनी 8 होता है, ऊपर 2 आएगा और प्लस आपका 1 आएगा, 2 1 3 जोड़ेगा, 3/8 आ जाएगा। तो वही तो लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/6 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर 1
बटे 2 अनुपात 3/8। BC की वैल्यू दे रखी है, CD की वैल्यू दे रखी है, ABCD का पूछा गया है। तो AB ये है, BC ये है, AB को ऐसे लिख दिया गया 1/2 और 3/8 है तो इसको 8/3। BC में भी B की वैल्यू 1/3 और C की वैल्यू अनुपात में थी 5/9 का 9/5। इसको गुणा किया गया है, 2 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 4/3 आ जाएगा। इसी प्रकार BC की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार CD का भी लिख करके मल्टीप्लाइड करके वहां CD की वैल्यू भी हमने निकाल ली। तरीका सेम अपनाया। AB निकल आया, BC निकल आया, CD निकल आया। अब AB के साथ AB को देखिए ऐसे रहने दिया, BC को यहाँ से स्टार्ट शुरू करते हुए उसके नीचे लिख दिया, CD को भी ऐसे लिख दिया। अब जो बगल में जगह खाली रहेगी वहां पर दोनों जगह B लिख दिया। इसके बगल में इधर खाली है तो B, C के इधर साइड जिसके जो नजदीक है तो उधर C। इसी प्रकार आपका C के दोनों तरफ नजदीक रहेगा तो C दोनों साइड रह जाएगा और D तो आपका ऑलरेडी रहेगा। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए किया गया। बाकी तो आप चाहें तो इसको तिर्यक गुणा जो A को B से करते हैं, B को C करते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बाकी सभी की वैल्यू रख दीजिए। जैसे AB की वैल्यू क्या थी? 4 3 थी और B की वैल्यू जो थी वो भी 3 थी तो 3 3 उसकी जगह रख दिया। इसी प्रकार BC की वैल्यू 3 5 थी तो B की जो जहां जहां B की वैल्यू है वो वहीं रख देंगे इस तरीके से। अब आपको क्या करना है? गुणा कर देना है। 4 3 12, 10 से गुणा करेंगे 120 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे भी आप गुणा कर देंगे तो 90 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे 150, इसी प्रकार 135। 1 2 3 4 नंबर है, नीचे भी 4 है तो 4 4 4 ही तो इसीलिए अनुपात आएंगे। अब ये जो वैल्यू निकल करके आए इसको छोटा कर लेंगे तो 8 6 10 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अगला है सुरेश और शशि एक काम को 11 दिन और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर के काम कंप्लीट करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। तो सुरेश और शशि का दिया गया है। समय 11 दिन लेते हैं, 17 दिन लेते हैं। कार्य क्षमता क्या है? अपोजिट अनुपात के फॉर्म में आ जाएगी तो 17 11 के अनुपात में आ जाएगी। पारिश्रमिक में सुरेश का हिस्सा निकालेंगे तो 5600 और इनकी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग 17। जैसे रेशियो में नहीं निकालते हैं, जैसे इसका निकालना है तो इससे गुणा करके बटे में आपका दोनों का टोटल तो 5600 गुणे 17 बटे में 17 प्लस 11 तो 3400 आ जाएगा। इसी प्रकार शशि का हिस्सा निकालना है तो 11 से गुणा और बटे में 11 प्लस 17 तो वही आप इसमें भी तरीका अपनाते हैं। परंतु जब आपको पता है कि दोनों का मिला करके 5600 है तो अगर आपने एक का निकाल लिया तो इसी 5600 में माइनस कर दीजिए तो आपका बचा हुआ जो 2200 है वो शशि का निकल आएगा हिस्सा। यही चीज तो आपका पूछी गई थी कि शशि का जो है वो पारिश्रमिक में उनके हिस्से क्या है। यहाँ पर दोनों का मिला करके हिस्सा दे रखा था, अगर एक का निकाल लेंगे तो बाकी बचा दूसरे का हिस्सा आ जाएगा। तो कर वैसे भी सकते थे, चाहे तो पहले का 11 निकाल लेते वैसे भी आ जाता। अगला ए का वजन बी के वजन का 25%, सी के वजन का 40%, सी के वजन का कितना परसेंट बी के वजन के बराबर है। ए का वजन बी का वजन का 25% है, वही सेम चीज लिख दी हमने। बी बटे में आ जाएगा तो ए बटे बी, 25% का मतलब 1/4 होता है तो 1/4 के बराबर है। ए का वजन सी का वजन का 40% है तो 40% की वैल्यू 2/5 के बराबर होती है, वो लिख दिया ए बटे सी बराबर 2/5। जिनको नहीं पता है 2/5 कहाँ से है, परसेंटेज में वैल्यू है, बटे में 100 लगा देंगे, काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 4/10 आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 ऊपर बचेगा, बटे में 5 बचेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से 2/5 निकाल सकते हैं। आगे ए बी की वैल्यू हमें पता चल गई। देखिए स्टार्टिंग में ये ए बी की 1/4, ए सी की 2/5, वही तो यहाँ पर लिखी है ए बी सी की वैल्यू के फॉर्म में। और ये तरीका निकालने वाला वही है जो एबीसी हमने निकाला था, उस तरीके से निकाल सकते हैं। वो एक तरीका था और एक तरीका ये भी होता है, जैसे ए अनुपात बी की वैल्यू आपको दे रखी है 2:3 करके। इसी प्रकार बी अनुपात सी की कोई वैल्यू दे रखी होगी, मान लीजिए 5:4 करके, तो इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे, ऐसे एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वही चीज यहाँ निकाली गई है। अब आगे प्रश्न में पूछ ये रहा था कि जो सी का वजन है वो कितना परसेंट बी के वजन के बराबर है। तो आपको यहाँ पर बी की वैल्यू पता ही चल गई है कितनी है, 8 है। अब निकाल लीजिए सी का, मान लीजिए के परसेंट वजन जो है बी के बराबर है तो सी क्या 5 के परसेंट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सी की वैल्यू कितनी हमें पता चली, 5 पता चली। तो हमने यहाँ सी की जगह 5 रख दिया। इसका के परसेंट मतलब गुणे के बटे में 100 बराबर बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, ऊपर देख लीजिए दे रखी है तो बराबर 8 रख के हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से के की वैल्यू आपकी 160 निकल करके आ जाएगी। अगला देखते हैं प्रश्न। अगर आप देखेंगे
तो बहुत ज़्यादा भी कठिन नहीं आएँगे। बस थोड़ा-सा समझने में दिक्कत होती है कि अगर आपने थोड़ा-सा समझ लिया क्वेश्चन को तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला है तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। लाइक भी अवश्य करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं। 5 क्वेश्चन अब तक हम आपको करा चुके हैं। तो तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, गोले के पिघलाया जाता है, एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या है? तो तांबे के गोले का आयतन बेलनाकार तार के आयतन के बराबर हो जाएगा। सेम शायद क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, इसी की मेल जो शिफ्ट थी। तो उसमें गोले से ही पिघला करके इसको बनाया गया है बेलनाकार तार को। तो जाहिर सी बात दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। तांबे के गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। सभी वैल्यू रख देंगे। आर की वैल्यू 6 हो जाएगी और बटे में 2 इसलिए आए क्योंकि त्रिज्या है। प्रश्न में देखेंगे तो व्यास दे रखा था इसलिए इसका आधा किया गया है। इसी प्रकार आपको पाई की वैल्यू, पाई से पाई कट जाएगा, ये वाला पाई से ये वाला वैल्यू कट जाएगी। आर स्क्वायर आपका और एच की वैल्यू 36 दे ही रखी है प्रश्न में। तार की लंबाई 36 है तो इसकी त्रिज्या पूछी गई है। तो त्रिज्या यानी कि ये वाली आर ही आपको निकालनी है। सॉल्व कर लेंगे, आर की वैल्यू 1 आ जाएगी लास्ट में। अगला क्वेश्चन है आपका, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई है सेंटीमीटर, उनके केंद्र के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। तो वृत्तों की त्रिज्या पूछी गई है। ये आपका इस तरीके से चित्र बन के दिखाया गया है। बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो आर मानी गई है, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर मानी गई है। प्रश्नानुसार आपका दोनों का डिफरेंस 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है और उनके क्षेत्रफलों का टोटल 116 पाई सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में दे रखा है वो 6 के बराबर लिख दिया। अब आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 6 प्लस आर निकल करके आ जाएगी। अब यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा करके उसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि प्रश्न दे रखा था इनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल का योग ही यहाँ पर पाई को सीधे बाहर कॉमन ले लिया है पाई आर स्क्वायर करके, क्योंकि ये जो ये आपकी आकृति है वृत्त की है तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा करके दोनों का टोटल किया गया है। यानी एक तो पाई आर स्क्वायर बड़े वृत्त के तौर पर हो जाएगा और एक पाई आर स्क्वायर छोटे वृत्त के तौर पर, और इस दोनों का टोटल 116 पाई दे रखा है। अब यहाँ पर सब वैल्यू रख लेंगे। आखिरी में आपकी जो आर की वैल्यू है वो यहाँ से 10 निकल करके आ जाएगी और एक माइनस में आएगी, माइनस वाली वैल्यू हटा देंगे तो बचेगी प्लस वाली आपकी सही हो जाएगी। अगला देखते हैं। एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति। तो धीमी ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की चाल जो है वो आपका x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा था कि वो गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो कम है तेज वाली से। अब प्रश्न में जो वैल्यू दे रखी है वही हमें यहाँ पर जो है वो रख लेना है। एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा, ये आपका क्या है दूरी है, और धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है यानी कि ये समय है। तो 600 दूरी और एक वैल्यू मानेंगे तो आप x के फॉर्म में मान लेंगे क्योंकि ट्रेन की चाल आपको ऑलरेडी, और या धीमी ट्रेन की चाल जो है आपने ऑलरेडी ऊपर मान ली है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से फॉर्मूला लगा देंगे। 600 बटे एक्स आएगा, डिफरेंस 600 बटे एक्स प्लस 10 आएगा क्योंकि यही 10 का ही फर्क आ ही रहा था यहाँ पर देखेंगे। तो धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेते हैं तो धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो दो ट्रेनों की गति पूछी गई। तो ये बराबर किसके हो जाएगा 3 के हो जाएगा। 3 यहाँ पर दे रखा था, 3 घंटे समय कम लेता है तो ये समय बराबर रखा गया फॉर्मूला। यहाँ पर समय, यहाँ पर दूरी बटे में आपका चाल। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आखिरी में 40 और -50 आएगा। 40 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। और बाकी हाँ प्रश्न में ये भी आप समझिए, ये जो x की वैल्यू निकल करके आई है प्रश्न में जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि दोनों ट्रेनों की चाल क्या है, गति क्या है। तो यहाँ पर लास्ट में आपको ट्रेन की चाल निकालने के लिए एक की तो हमने x मानी थी, तो वो तो ऐसे ही आ गई, पर एक x प्लस 10 के फॉर्म में थी ना, इसलिए 40 में 10 जोड़ेंगे भी। x की जो वैल्यू निकाली है आपने उसको यहाँ रखेंगे तब 40 प्लस 10 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपका मान आएगा। तो धीमी ट्रेन की चाल आपकी 40 हो जाएगी और दूसरे वाले की 50 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/x प्लस 1/y की वैल्यू 8 है, इसकी 12 है और इसकी 10 दे रखी है, तो इसको संतुष्ट करने वाले x का मान आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर आप वैल्यू देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो दिया गया है ये भी दिया गया है और ये भी दिया गया है। 1/x की वैल्यू निकालेंगे
तो ये वाली जो वैल्यू 1/y वाली है बराबर के उधर चली जाएगी, तो 8 माइनस 1/y हो जाएगी। 1/y ये वाली जो वैल्यू है इसमें भी सेम यही काम किया गया, 1/z को उधर ले जाएंगे। इसी प्रकार 1/z, तो इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया और इसको निकाल लिया। अब 1/x की एक तरफ रखेंगे आप यहाँ पर, तो 8 माइनस 1/y है। अब 1/y जो ये वैल्यू हमने दूसरे नंबर पर निकाली इसको यहाँ रख देंगे। दूसरे पर नंबर पर जब रख देंगे वैल्यू को, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका जो निकल करके आ जाएगा x की वैल्यू 1/3 के फॉर्म में निकल करके आ जाएगी। अब जहाँ पर आपको वैल्यू रखनी हो वहाँ बस रखते हुए चलना है। जैसे 1/y की जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ रखेंगे, पर जब 1/z भी तो आ रहा है इसमें, तो आगे चल करके 1/z की वैल्यू भी रख देंगे जो कि यहाँ रखी गई है। बस सॉल्व कर देंगे तो आपका x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। मेरा मेन उद्देश्य है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूँ। एक-एक स्टेप आप खुद से भी यहाँ पर सारा सॉल्व ऑलरेडी है, केवल आपको देखना है, मैं तो यहाँ पर केवल आपको डिफाइन कर रहा हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक राशि में 5 वर्षों में, बाकी ये ज़रूर है, कोई क्वेश्चन में कोई चीज़ ना समझ में आए कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, फेसबुक पर पूछ सकते हैं। सारे द्वार खुले हैं। तो एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से प 50% की वृद्धि होती है। इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब यहाँ पर देखेंगे तो राशि 100x मान लेते हैं। 5 वर्ष बाद राशि 150x हो जाएगी। 5 वर्षों बाद इसलिए क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा था कि 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। 150% हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दीजिए, पीआरटी अपॉन 100। तो यहाँ पर आपका साधारण ब्याज जो है 150x माइनस 100x हो जाएगा। पीआरटी में मूलधन की वैल्यू 100x आपने मानी थी। दर आपका ऐसे ही समय आपका 5 दे ही रखा था बटे में 100। तो यहाँ से आपकी वैल्यू दर की निकल आएगी 10%। साधारण ब्याज आपका 150x माइनस 100x इसलिए हुआ क्योंकि पहले 100x था, 5 साल बाद इतना हो गया, तो एक्चुअल में तो जो साधारण ब्याज रहा होगा वो इनके बीच का ही समय का तो रहा होगा, इसलिए घटाया गया। दर यहाँ से 10% आ गई। अब इसी दर पर ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। प्रश्न में क्या कह रहा था? प्रश्न में कह रहा था कि इसी दर से ही 12,000 रुपए का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये लगा दीजिए, CI बराबर P1 प्लस R पर 100 की पावर n-1। सारी वैल्यू रख दीजिए, R की, P की और कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरीके से 3,972 आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, देख भी लीजिए सॉल्यूशन, कोई चीज ना समझ में आए। अगला देखते हैं। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37 सही 1/2% छात्राएं थीं, छात्रों का 75% और छात्राओं का 62 सही 1/2% सफल हुए। 342 छात्राएं असफल हुई, तो असफल छात्रों की संख्या। तो कुल अभ्यर्थियों का इतने परसेंट छात्राएं थी, तो यहाँ पर कुल छात्र मान लेते हैं 100, उसमें से छात्राएं 75/2, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर छात्राएं 37 सही 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे, 37 दूना और ऊपर दे रखा है 1, उसे जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, तो बटे 2, 75/2 वही यहाँ लिखा हुआ है। सेम चीज इसको भी सॉल्व कर लेंगे। छात्रों का 75% और छात्राओं का 62 सही 1/2% सफल हुए हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाली वैल्यू आप सीधे 100 से भी तो माइनस करके निकाल सकते हैं कि जब आपको 1 पता है तो बाकी बचे छात्र होंगे। तो इस 75/2 को इस 100 में से घटा दीजिए तो बचेगा कितना? 125/2। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर पूरे क्लास में इतनी छात्राएं तो बचे कितने? तो बचे आपके छात्र, जो कि 100 में से आपके घटा करके यहाँ पर निकलेंगे। अब इसमें से सफल असफल अलग से हैं, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू दे रखी थी ना, छात्रों का 75% और छात्राओं का इतना परसेंट सफल हुए। तो छात्रों का जो सफल हुए हैं वो आपका 75% है। वो जितनी जितनी वैल्यू दे रखी है वो आप रख लेंगे, और बाकी जो बचा हुआ है वो किससे निकालेंगे? वो 100 से घटाकर। जैसे सफल छात्र आपको दे रखे हैं प्रश्न में 75, तो असफल कितने रहे होंगे? 100 में से घटाकर, यानी 25%। वही चीज यहाँ लिखी गई है। इसी प्रकार छात्राओं का इतने सफल रहे हैं, तो छात्राओं का सफल यहाँ पर जो है वो 125/2 है, तो बाकी कैसे निकालेंगे? 100 से घटाकर। तो ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। अब प्रश्न में क्या कह रहा था? प्रश्न में ये कह रहा था कि छात्राओं का 62 से 1/2% सफल हुए, 342 छात्राएं असफल हुई हैं, तो असफल छात्रों की संख्या। तो असफल कितनी हुई हैं? 342, और असफल छात्राएं का परसेंट में की वैल्यू क्या थी? छात्राएं ये असफल 75/2, तो इसकी वैल्यू 342 के बराबर दे रखी है। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू निकल करके आई वो छात्राओं की निकल करके आ गई, पर प्रश्न में अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रश्न में पूछा कुछ और गया था। पूछा यहाँ पर छात्राओं का नहीं गया था, पूछा यहाँ छात्रों का गया था।
तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आई उसके लिए फिर छात्रों वाली वैल्यू में आपको रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को? 912 तो निकल कर के आ गया, पर यहाँ पर अब 75/2% में जो वैल्यू दे रखी है, ये वाली असफल छात्राओं की संख्या वो निकल कर के आई है। 75/2% की वैल्यू 912 के बराबर। तो वैसे इस प्रश्न में खिचड़ी बहुत पका दी, इसको ऑप्शन से अगर कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इन्होंने 75/2% की वैल्यू अलग से निकाली, फिर 125/2% की वैल्यू फिर से अलग से निकाली, जहाँ पर इन्होंने टोटल छात्रों की संख्या 1520 निकाली है। उसके बाद असफल छात्रों की संख्या जो प्रश्न में पूछी गई थी, बाद में वो 25% की वैल्यू इसी टोटल में से निकाली है, 25% की वैल्यू, तब जाकर के 380 आंसर आया है। बाकी इस प्रश्न को एक बार थोड़ा-सा और यहाँ पर बता देते हैं, तो क्योंकि समझने में थोड़ा-सा कठिनाई आपको हो सकती है। देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। प्रश्न में कह रहा था कि जो असफल छात्राएँ हैं, उनकी संख्या 342 के बराबर है, तो 75/2% की वैल्यू हमने 342 के बराबर रखी। 100% वैल्यू यहाँ से जो निकल कर के आई, वो 912 निकल कर के आई। 100% वैल्यू का मतलब ये है, हमें इतना पता चल गया कि कुल छात्राएँ कितनी हैं, वो आपकी हैं 912। अब 912 तो हमें वैल्यू में पता चल गई 912, और प्रश्न में आपको परसेंटेज में छात्राएँ 75/2% पहले से ही दे रखा था, तो इनकी वैल्यू इस 912 के बराबर हो जाएगी। अब इस ये वही यहाँ पर रखा गया है। देखिए 75/2% की वैल्यू 912 के बराबर ही रखा गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्राएँ तो हमें पता चल गया, हमें छात्रों को भी तो निकालना है। तो 125/2 परसेंटेज में हमें वैल्यू निकालना है, जब हमें ये पता है। तो 125/2 की वैल्यू निकालना है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 912/75/2 पहले ये है, और 125/2% की निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 125/2 से। यहाँ से छात्रों की संख्या निकल कर के आ जाएगी, क्योंकि 1520 छात्रों की संख्या निकल कर के आई है। जब कुल छात्र हमें पता चल गए, तो अब इसमें असफल छात्रों की संख्या जो पूछी गई थी 25%, तो इसी में से ही 1520 में 25% निकाल दिया गया, जो कि आपका 380 यहाँ से निकल कर के आ जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, -2/3 और 1/2 के बीच दो संभव परिमेय संख्या इनमें से कौन सी होंगी? तो इस तरीके से मल्टीप्लाइड करके 2/2, यहाँ पर 1/2 है तो 3/3, इस तरीके से गुणा करके -4/6 और 3/6 निकला है। इसी प्रकार इनके बीच परिमेय संख्या 3/6, -2/3, ये जो ऊपर वैल्यू निकली है ना, इसी के बीच की बात की गई है। तो जो वैल्यू दे रखी थी 4, उससे घटते हुए क्रम में 4 से छोटी 3, उसके बाद 2 बटे में 6 वैसे ही रहा, -3/6, फिर 2/6, फिर 1/6, और फिर 1/6, और अब अगले वाले नंबर के लिए 3/6 है, तो इससे छोटी 2/6 और उससे छोटी 1/6, तो इस तरीके से घटते क्रम में आपको सारी वैल्यू दे रखी है। तो -2/3 और 1/2 के बीच दो संभव परिमेय संख्या है, -2/6 और 2/6, जो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है। अगला देखते हैं, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ वही दर्शाया गया, पुत्र की उम्र k है, उसको 5 गुना 5k है, तो समीकरण बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, k की वैल्यू निकाल लेंगे, बाद में पिता की उम्र निकाल लेंगे। ऑप्शन से करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। नीलू ₹1 में 2 नींबू की दर से खरीदता है, ₹3 में 5 नींबू की दर से बेचता है, लाभ क्या होगा? तो सीपी 1/2, ₹1 में 2 की दर से खरीद रहा है ना इसलिए, और बेच कितने को रहा है? 5 के हिसाब से, तो सेलिंग प्राइस 3/5, 3/5 इसलिए क्योंकि ₹3 में 5 नींबू की दर से जो है वो बेच रहा है। अब लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 करके, तो सीपी ऑलरेडी क्रय मूल्य 1/2 दे रखा है, लाभ तो जानते ही हैं, घटा देंगे 3/5 माइनस 1/2 से, और सॉल्व करेंगे तो 20% आपका आ जाएगा। अब और भी बहुत से तरीके होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को एक ही प्रश्न को करने के। अगला देखते हैं, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है। 50.8% हिंदी लेते हैं, बाकी अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 है, कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी लेते हैं? तो जो सारी चीज़ें दे रखी हैं वही-वही यहाँ लिख दी हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या 500, हिंदी वाले इतने, अंग्रेजी वाले इतने। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेने वाले निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 100 से घटा देंगे, तो 15% यहाँ से निकल कर के आ जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे, तो इसी 500 टोटल थे, उसी का ही 15% निकाल लेंगे। टोटल यहाँ पर विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 में पता थी, तो इसी का ही जब 15% हमने निकाल लिया, तो 15% निकालेंगे तो 75 आंसर आ जाएगा। अगला आपका निम्नलिखित का मान आपको बताना है, घातांक में जो वैल्यू दे रखी है इस प्रकार से, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको पता है आधार समान होते हैं तो घातांक आपकी जुड़ जाती हैं। ये सबसे पहले गुणा कर लेंगे अंदर, A को अंदर गुणा कर देंगे, B को अंदर, C को ब्रैकेट के अंदर। अब जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो AB, BC एक साथ हो जाएंगे, जो वैल्यू कट रही है सब कट जाएगी, तो आखिर में 0 बचेगा। किसी की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, 1 आंसर हो जाएगा। देखने में देखिए कई प्रश्न ऐसे कितने कठिन लगते हैं।
अब यहाँ से आपके जीके जीएस स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं रीजनिंग। तो मैथ के टोटल 16 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे और उसके बाद सीधे आपको 105 प्रश्न से रीजनिंग पोर्शन जो है वो देखने को मिला था और 120 तक टोटल 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी जो है वो आए थे। तो आधा हमारा लगभग पोर्शन समाप्त हो गया है। बढ़ते हैं हम हमारे रीजनिंग के प्रश्नों की तरफ। वीडियो में जो भी लोग जुड़ रहे हैं, वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। बाकी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं सारी चीजें आपको रिवाइज करा सकें। तो बिना दोहरा के अंक 0 1 2 3 4 का यूज करते हुए 4 अंक की ये संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं, तो यहाँ पर 0 1 2 4 लिखा है और इनसे बनने की संभावना जो है, इनका मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से होता है 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 करके। अब यहाँ पर एक चीज ये भी देखिए, चूंकि पहले स्थान पर शून्य नहीं आ सकता है, इसलिए पहले स्थान 4 संख्याएं आपकी आ सकती हैं। दूसरे स्थान पर शून्य से लेकर कोई भी, यहाँ पर 4 इसीलिए लिखा हुआ है कि पहले स्थान 4 संख्याएं आ सकती हैं, यानी शून्य को छोड़कर बाकी 4 संख्याएं बची, तो पहले नंबर पे 4 संख्याएं आ सकती हैं। दूसरे स्थान पर शून्य से लेकर कोई भी अन्य 4 संख्याएं आ सकती हैं, तो इसलिए दूसरे पर भी टोटल 4 संख्याएं आएंगी। तीसरे नंबर पर कोई भी शेष 3 संख्याएं आ सकती है, इसलिए 3 आ गया और इसी प्रकार आगे 2 संख्याएं रहेंगी तो 2 आ जाएगा। सभी को गुणा कर देंगे 96 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। हाइट को कह रहा है ये लिखा जाता है, तो जो लिखा जाता है वो नंबर के फॉर्म में है। यहाँ पर देखेंगे लिखा है हाइट को ये नंबर लिखा जाता है, लूज को ये लिखा जाता है, मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा। तो बस +1 किया गया है, जो भी प्लेस वैल्यू उसमें एक जोड़ा गया है, लूज में भी सेम यही किया गया है, तो मोबाइल में भी आपको सेम यही करना है। उनकी जो प्लेस वैल्यू है, जैसे ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, तो उससे एक ज्यादा लिखा है 16 लिखा है। बी दूसरे नंबर पे आता है, उससे एक ज्यादा 3 लिखा है, तो बस यही काम करना था। अगला है शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। अब व्यवस्थित करने के लिए सीधे आंसर देख लेते हैं। तो प्राध्यापक आएगा, उसके बाद सह प्राध्यापक आएगा, फिर सहायक अध्यापक आएगा। तो इस तरीके से 2 1 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये डिवाइड करने को लेकर के है कि एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है, तो कितने को कितना क्या मिला उससे रिलेटेड। तो पहले व्यक्ति के पास कुल x वस्तुएं हैं, पहले को आधा मिला यानी 1/2, दूसरे को 1/4, तो x/2 का 1/4, ऐसे तीसरे को 3/4, ऐसे चौथे को, तो सारी वैल्यू जोड़ देंगे। चौथे को देख लीजिए क्या मिला है। चौथे को लिखा है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिला है, चौथे बच्चे को कितना अंश मिला है वही आपको निकालना है। तो चौथे बच्चे को निकालने के लिए टोटल में से बाकी सभी का टोटल करके घटा देंगे, तो आंसर यहाँ पर आपका 0 आखिरी में जो है वो आएगा। चौथे बच्चे को व्यक्ति को कुछ नहीं मिला है। अगला, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, यहाँ तो मैथ भी आ गई। तो वर्ग की भुजा A1 समबाहु त्रिभुज की भुजा A2, प्रश्नानुसार भुजा स्क्वायर बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है। दोनों के स्क्वायर, दोनों के क्षेत्रफल को बराबर कर दिया गया है, वैल्यू रखी गई है A1 A2 करके आपका यहाँ पर। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो A1 और A2 एक साथ आ जाएंगे, 3/4 ऐसे ही रहेगा उस तरफ। अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है सॉल्व करने पर ये आपका √3 और आपका बाहर 4 और अनुपात में 2 इस तरीके से आ जाएगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा। गलत संख्या आपको छांटनी है 3 8 13 21 31 43। अब यहाँ पर आप देखिए क्या सीन है। यहाँ पर देखेंगे 3 और 8 में 4 का डिफरेंस, 8 और 13 में 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, तो 2-2 बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है 8 के स्थान पर 7 होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन में देखेंगे तो 21 लिखा हुआ है, इसी भाग में जो है एरर है, आंसर 21 वाला सही हो जाएगा। तालिका में से गलत संख्या आपको जो है वो छांटनी है। अब यहाँ पर देखिए क्या रूल रेगुलेशन लगाया गया है। तो 6 आपका ये दे रखा है और 2 आपका ये दे रखा है, 6/2 किया गया है और इसके बाद उसको 18 से गुणा किया गया है, तो यहाँ पर 54 आ गया, जो कि यहाँ लिखा गया है। तो 4/12 में सेम यही करेंगे, 12/4 और गुणे में 36, 12 और बटे में 4 गुणे में 36, 3/1 गुणे में 9, 15/5 और गुणे में 45। वही चीज यहाँ पर आखिरी तक की गई है। यही पूछा गया था कि 100 के स्थान पर संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 135 होनी चाहिए। प्रश्न में क्या पूछा गया था? गलत संख्या अच्छा पूछी गई थी। ये जो 100 लिखा है ये गलत संख्या थी। होना कितना चाहिए था? 135 होना चाहिए था। ए की वैल्यू 0 सेंटीमीटर, बी की 3 है, सी की 6 है, कौन सा यहाँ पर सत्य है? तो कोई भी सत्य नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है
और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है तो त्रिभुज का निर्माण करना संभव ही नहीं होगा। तो त्रिभुज का निर्माण करना संभव होगा, नहीं होगा नहीं। तो आप कहेंगे त्रिभुज बना सकते हैं। बाकी वही चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है कि 2 वैल्यू को लेकर के। तो भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव नहीं है, आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला देखते हैं, मदन के भाई के अंकल कर्ण के पिता के भाई हैं। ये तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, मदन के भाई ये कर्ण, उनके पिता, उनके भाई। प्रश्न पूछ क्या रहा था कि मदन और कर्ण से क्या संबंध है, तो ये आपस में भाई हैं। मदन कर्ण का देखेंगे, मदन ये है, कर्ण ये है, आपस में भाई हैं। अगला है, इनमें श्रृंखलाओं में लुप्त संख्या आपको छाँटनी है, बतानी है। y लिखा है, t लिखा है, o लिखा है। y से t में 5 का माइनस हो रहा है, t से o में 5 माइनस हो रहा है, o से j में भी -5 होगा, तो j आंसर आ जाएगा। आकृति में कितने त्रिकोण हैं, ये आपसे जो है पूछा गया है। अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले नंबरिंग कर ली गई 1 2 3 4 5 6 करके। तो 1 अंक वाले त्रिभुज आपके 1 2 3 4 5 और 6 करके लिख लिया, तो ऐसे टोटल 6 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार 2 अंक वाले देखेंगे तो 1 2 लेंगे एक बार 3 4 लेंगे, ऐसे यहाँ पर लिखे गए 2 3 3 5 2 6 5 6, तो ऐसे टोटल 4 त्रिभुज बनेंगे। इसी प्रकार 3 अंकों वाले देखेंगे तो टोटल 2 बनेंगे, 6 अंकों वाले देखेंगे तो टोटल 1 बनेगा, सबको जोड़ लेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है कि आशा 3 किलोमीटर जो है वो दक्षिण की ओर चलती है, या 3 किलोमीटर की ओर, फिर वो दाएँ मुड़कर 2 किलोमीटर जो है वो चलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दाएँ मुड़ करके वो 2 किलोमीटर चल रही है। सबसे पहले कहाँ चली? ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, यहाँ से वो दक्षिण की ओर चली, फिर दाएँ मुड़ी तो 2 किलोमीटर चली, फिर आपका यहाँ पर दाएँ मुड़ी 3 किलोमीटर चली, वही लिखा होगा देखिएगा। फिर से वो दाएँ मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, ठीक है। अपने बाएँ मुड़ती है और फिर सीधा चलना शुरू कर देती है। यहाँ से देखिए बाएँ मुड़ी और सीधा चलना शुरू कर दिया। अब किस दिशा में है? तो इधर कौन सी दिशा है? इधर आपकी पश्चिम दिशा है, तो बी आंसर पश्चिम दिशा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 28, 84, 112, 196 ऐसे करके आपकी दे रखी है, गलत संख्या आपको छाँटनी है। यहाँ पर देखेंगे 28 और 84 जोड़ेंगे 112 आएगा अगला नंबर। 84 में 112 जोड़ेंगे तो अगला आएगा 196। सेम चीज़ आप आगे भी करते हुए जाएँगे तो 308 में अगर 504 जोड़ेंगे तो 872 नहीं आ रहा है, 812 आ रहा है, इसलिए ये वाला आंसर गलत है। 118 कि 256 का अर्थ ये है, 637 का अर्थ है वो नीचे लिख दिया है। 526 का ये है, 637 का ये है, 358 का ये है। तो 3 के लिए यहाँ पर सेम चीज़ आपको केवल कॉमन देखना होता है। जैसे 5 यहाँ भी है, 5 आखिरी में भी है, गुड ऊपर भी है, गुड यहाँ भी है। यानी 5 के लिए कोड क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया गया है। ऐसे 3 के लिए भी देख लीजिए, 3 यहाँ भी है, 3 बैड दिया जाए, 3 यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन है तो बैड हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे निकाल सकते हैं। 6 सड़कें एक देश की ओर जाती हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम ये वाला आपसे पूछ लेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी निश्चित कूट में दिल्ली को ये लिखा जाता है, बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा? तो दिल्ली को अगर आप देखेंगे तो डी को क्या लिखा जा रहा है? सी के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक माइनस हो रहा है। इसी प्रकार आगे देखेंगे 2 माइनस, 3 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 5 माइनस। तो बॉम्बे को लिखने के लिए भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस करते हुए लिखेंगे। तो आंसर यहाँ पर सी वाला आपको प्राप्त हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी, ये केवल इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आप खुद से कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए और वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। कि एक्स 6 सड़कें हैं एक देश की ओर जाती हैं, एक्स वाई जेड अक्षरों और 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया जा सकता है। जब तूफान आता है तो वाई अवरुद्ध हो जाता है, जब बाढ़ आती है तो एक्स 1 और 2 प्रभावित होते हैं, और जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाती है एक ही समय पर। जब बाढ़ आ जाए तो तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है? 3 वाई जेड, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही होगा अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। अब तो इस प्रश्न में आप ये भी नहीं कह सकते कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ये तो हम प्रीवियस ईयर ही आपको करा ही रहे हैं। तो पूछा गया है तो मतलब ये लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप हलवा-वलवा तैयार कर रहे हैं तो फिर पेपर में सोचेंगे कि ये पेपर कहाँ से बन गया। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप खुद से कीजिए, जब खुद से यहाँ कर लेंगे तो पेपर में भी कर लेंगे। बाकी यही था हमारे इस ओवरऑल वीडियो में। बाकी जो बचे हुए जीके जीएस वाले पोर्शन है वो हम आपको अलग से करा देंगे। रीजनिंग मैथ हमने करा दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।